Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 हिस्ट्री की किताब का चैप्टर 3 वैदिक संस्कृति। हमारे पास ये चैप्टर है स्रोत के तौर पर, और देखिए हमारा इरादा सिर्फ इसे पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे खंगालेंगे, गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल में समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म ये सब कैसे बदले। और हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या खास है इसमें, उस पर भी नजर रखेंगे। सही कहा। ये सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि उस दौर की पूरी फील को, उसके बदलावों को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है वैदिक साहित्य से। यही तो वो जरिया है जिससे हम उस युग को जानते हैं। हाँ, किताब में साफ दिया है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं। सही कहा। इनमें उस वक्त की जिंदगी, उनकी सोच, समाज सब झलकता है। जी। और सिर्फ वेद ही नहीं। हाँ, वो भी है। ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो वेदों को समझाते हैं, फिर आरण्यक हैं, जंगल में लिखे गए थोड़े दार्शनिक किस्म के। और उपनिषद तो हैं ही, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। एकदम गहरा ज्ञान, आत्मा परमात्मा की बातें। बिल्कुल। और वो 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत, उन्हें भी मोटे तौर पर इसी दौर से जोड़ा जाता है। उनसे हमें उस समय के आइडियल्स, उनकी लड़ाइयाँ, समाज का ताना बाना, इसकी बड़ी अच्छी झलक मिलती है। सही। तो ये तो हुआ साहित्य का बेस। हाँ, तो अब आते हैं पहले पड़ाव पर, ऋग्वैदिक काल, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड। टाइमलाइन क्या थी इसकी? लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, है ना? जी बिल्कुल, 1500 से 1000 बीसी। अक्सर सुनते हैं कि ये समाज बाद वाले दौर से ज्यादा बराबरी वाला था, कुछ हद तक। तो पॉलिटिक्स से शुरू करें। कैसा सिस्टम था? कोई बड़ा राजा, सेंट्रलाइज्ड स्टेट? देखिए, किताब बताती है कि सबसे छोटी इकाई थी कुल, मतलब परिवार। अच्छा। कई कुल मिलकर बनाते थे ग्राम, और उसका मुखिया होता था ग्रामिनी। पर ध्यान रहे, ये आज वाला गांव शायद ना हो। परिवारों का समूह समझिए। तो लेयर जैसा स्ट्रक्चर था, ग्राम से ऊपर। ग्राम मिलके विश बनाते थे। हेड होता था विषयपति। ओके। और सबसे बड़ी यूनिट थी जन, मतलब कबीला। और इसका मुखिया था राजन, यानी राजा। राजन। लेकिन ये राजा आज के राजा जैसा नहीं था, है ना? मतलब उसकी पावर का बेस क्या था, जमीन या कबीला? कबीला। वो लोगों का राजा था, जमीन का नहीं। उसकी ताकत कबीले पर टिकी थी, किसी फिक्स टेरिटरी पर नहीं। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब सेंट्रलाइजेशन कम था। और किताब में लिखा है कि राजा की पावर पर चेक भी था। सभा और समिति का जिक्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समिति, ऐसा लगता है, एक तरह की आम सभा थी। कबीले के लोग मिलते थे, बातें करते थे, शायद राजा चुनने में भी रोल था। और सभा? सभा शायद थोड़ी छोटी, चुने हुए लोगों की या बुजुर्गों की काउंसिल जैसी थी। सलाह देना, कुछ हद तक न्याय करना, ये काम थे। तो मतलब एक तरह का पार्टिसिपेशन था सिस्टम में? बिल्कुल। राजा अकेला फैसले नहीं लेता था। उसे मदद के लिए पुरोहित यानी पुजारी और सेनानी यानी सेनापति भी होते थे। राजा का पद आमतौर पर वंशानुगत था, पर समिति की रजामंदी जरूरी रही होगी। ठीक है, ये तो हुई राजनीति। अब आते हैं समाज पर। किताब कहती है पितृसत्तात्मक था, मतलब पुरुष प्रधान। जी हाँ, वो तो था। परिवार का मुखिया पुरुष ही होता था। पर महिलाओं की स्थिति बाद के मुकाबले बेहतर बताई जाती है। ये कैसे? ऐसे कि उन्हें शिक्षा का अधिकार था, धार्मिक कामों में हिस्सा ले सकती थीं। ऋग्वेद में तो विदुषी महिलाओं का जिक्र भी है, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, जिन्होंने श्लोक लिखे। अरे वाह। जी। और उन्हें सभा जैसी मीटिंग्स में भी जाने की इजाजत थी। ये उनकी पब्लिक लाइफ में भूमिका दिखाता है। और समाज बटा हुआ था, वर्ण व्यवस्था जैसा कुछ? देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जिक्र तो आता है: ब्राह्मण, राजन या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विराट पुरुष के अंगों से उत्पत्ति बताई गई है। हाँ, वो मैंने पढ़ा है। पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शुरू में ये बंटवारा शायद उतना पक्का जन्म पर आधारित नहीं था जितना बाद में हुआ। हो सकता है काम के आधार पर हो और इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो। हाँ, दास प्रथा का जिक्र भी है, पर बहुत बड़े स्केल पर नहीं। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमी पर। किताब साफ कहती है पशुपालन मेन था,
हाँ बिल्कुल, गाय पालना सबसे ज़रूरी काम था। गाय इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि उसे प्रॉपर्टी माना जाता था, अघन्या कहा गया है, यानी जिसे मारा ना जाए। और लड़ाइयां भी गायों के लिए होती थी, गविष्टि। जी, गविष्टि शब्द आता है युद्ध के लिए, जिसका मतलब ही है गायों की खोज। खेती की जानकारी थी, जौ यानी यव का जिक्र है, पर वो सेकेंडरी थी। और व्यापार, पैसे वैसे थे? ज्यादातर बार्टर सिस्टम था, चीजों की अदला बदली। निष्क नाम के सोने के गहने का जिक्र है, हो सकता है कभी कभी उसे पैसे की तरह इस्तेमाल करते हों, पर रेगुलर सिक्के नहीं थे। और लोहा? लोहे की जानकारी का संकेत मिलता है, पर उसका ज्यादा इस्तेमाल हमें बाद में दिखेगा। ऋग्वेद में जो अयस शब्द है वो शायद तांबे या कांसे के लिए है। अच्छा, और आखिर में धर्म। किन देवी देवताओं को मानते थे ये लोग? धर्म बड़ा वाइब्रेंट था। ये लोग ज्यादातर प्रकृति की ताकतों को पूजते थे, उनका मानवीकरण करके। जैसे इंद्र, सबसे बड़े देवता, बारिश और युद्ध के। फिर अग्नि, जो यज्ञ की आग थे और भगवानों तक संदेश पहुंचाते थे। वरुण, जो नैतिक व्यवस्था यानी ऋत के रक्षक थे, पानी के देवता। और सोम, एक पौधे का रस जो खास मौकों पर पिया जाता था। मतलब नेचर गॉड्स। यज्ञ भी होते थे, हाँ, यज्ञ या प्रार्थनाएं देवताओं को खुश करने, उनसे चीजें मांगने, जैसे बच्चे, पशु, अच्छी सेहत के लिए होती थी। पर ये यज्ञ सिंपल होते थे, बहुत तामझाम नहीं था, जो बाद में आया। पुरोहित थे पर उतने पावरफुल नहीं। ठीक है, तो ये थी ऋग्वेदिक काल की तस्वीर। अब कहानी आगे बढ़ती है, उत्तरवैदिक काल, लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व। जी, और यहीं बड़े बदलाव दिखने शुरू होते हैं। सबसे पहला बदलाव किताब बताती है, जन से जनपद बन गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि अब कबीले की पहचान एक इलाके से जुड़ने लगी। छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े इलाके वाले राज्य बनने लगे। जनपद, जैसे कुरु, पांचाल। अब राजा सिर्फ लोगों का राजा नहीं रहा, वो जमीन का भी राजा बन गया। और राजा की अपनी हैसियत, सभा समिति का क्या हुआ? यही बड़ा फर्क आया। राजा की ताकत, उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई। किताब में अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स यज्ञों का जिक्र है। ये राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए करते थे। अच्छा, शो ऑफ पावर। हाँ, कह सकते हैं। इन यज्ञों ने राजा को लगभग देवता जैसा बना दिया। और इसका नतीजा? सभा और समिति का असर कम हो गया। अब वो राजा को पहले की तरह कंट्रोल नहीं कर पाती थी। टैक्स कलेक्शन, बलि, शुल्क भाग रेगुलर हो गया। परमानेंट आर्मी रखने की शुरुआत भी हुई होगी। ये तो साफ इशारा है सेंट्रलाइजेशन की तरफ। राजशाही मजबूत हो रही थी। अच्छा, अब आते हैं उस बदलाव पर जो शायद सबसे ज्यादा असरदार रहा और आज तक जिस पर बहस होती है, समाज। क्या हुआ सोसाइटी में? यही वो बड़ा दूर तक असर डालने वाला बदलाव आया। वर्ण व्यवस्था पक्की और जन पर आधारित हो गई। 4 वर्ण, ब्राह्मण, पंडित, टीचर, क्षत्रिय, योद्धा, राजा, वैश्य, किसान, व्यापारी, कारीगर और शूद्र, सेवा करने वाले। इनके काम और दर्जे फिक्स हो गए। ऊंच नीच आ गई मतलब? बिल्कुल। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को खास अधिकार मिल गए। काम अब जन्म से तय होने लगा और काम के आधार पर ही बहुत सी उपजातियां भी बन गईं। और वो गोत्र वाली बात? हाँ, गोत्र का कॉन्सेप्ट भी इसी टाइम आया। मतलब एक ही पूर्वज के वंशज। अपने गोत्र में शादी करना मना हो गया। इससे समाज के नियम और बंधन और कॉम्प्लेक्स हो गए। परिवार अभी भी पितृसत्तात्मक थे और पिता के अधिकार बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और इसका असर महिलाओं पर ऋग्वेदिक काल से क्या फर्क आया? अफसोस की बात है, उनकी स्थिति गिरी। किताब बताती है कि सभा में जाने जैसे पॉलिटिकल राइट्स खत्म हो गए। पढ़ने लिखने के मौके कम हुए। उन्हें मर्दों के अधीन माना जाने लगा। बाल विवाह शुरू हो गए। ऐत्रेय ब्राह्मण जैसे ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है कि बेटी दुख का कारण है। ये उस वक्त की बदली हुई सोच दिखाता है। ऋग्वेद वाले टाइम से बिल्कुल अलग तस्वीर है ये तो बड़ा डिप्रेसिंग बदलाव है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या बड़े चेंज आए? आपने लोहे का जिक्र किया था। हाँ, यहाँ इकोनॉमी में जैसे क्रांति आ गई। पशुपालन की जगह अब खेती मेन काम बन गई। और इसमें बड़ा हाथ था लोहे के बढ़ते इस्तेमाल का, जिसे अब श्यामायास या कृष्ण अयस कहा गया। अच्छा, पहले वाला अयस शायद तांबा कांसा था और ये लोहा। जी, लोहे के औजारों से घने जंगल साफ करना, गहरी जुताई करना आसान हो गया। इससे खेती की पैदावार जबरदस्त बढ़ी। चावल यानी व्रीहि मेन फसल बन गया। गेहूं, जौ वगैरह भी होते थे। इस एग्रीकल्चरल बूम का, सरप्लस प्रोडक्शन का
समाज और राजनीति पर क्या असर पड़ा होगा? गहरा असर पड़ा। खेती बढ़ने से लोग एक जगह टिककर रहने लगे, बस्तियां बड़ी हुई, शहर बनने शुरू हुए। सरप्लस अनाज से व्यापार बढ़ा, तरह तरह के क्राफ्ट्स डेवलप हुए, कपड़ा बुनना, मेटल का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना। इसी दौर के खास बर्तन हैं पेंटेड ग्रेवेयर, PGW। हाँ, PGW का जिक्र आता है। और इस आर्थिक खुशहाली से राजा की ताकत भी बढ़ी, क्योंकि अब रेगुलर टैक्स लेना मुमकिन था। इसी सरप्लस से उन क्लासेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय का खर्चा चलता था जो सीधे खेती नहीं करते थे। समझ गया। और धर्म, इंद्र, अग्नि का क्या हुआ? उनका रुतबा कम हो गया। उनकी जगह त्रिदेव ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। प्रजापति बनाने वाले, विष्णु पालन करने वाले और रुद्र विनाश करने वाले, जो बाद में शिव बने। और यज्ञ? यज्ञ अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, महंगे और लंबे हो गए थे। कर्मकांड बहुत बढ़ गए, जानवरों की बलि आम हो गई। ओह, और इन मुश्किल यज्ञों को कराने के लिए पुरोहितों यानी ब्राह्मणों का रोल बहुत जरूरी हो गया। इससे ब्राह्मण क्लास की पावर और इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि इसी दौर में उपनिषदों में इन कर्मकांडों की आलोचना भी मिलती है। ज्ञान मार्ग पर जोर दिया गया, आत्मा को जानना, ब्रह्म को जानना। ये आगे होने वाले धार्मिक सुधारों की नींव रख रहा था। तो साफ दिखता है कि उत्तर वैदिक काल में हर चीज बदल गई। पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन पहले वाले दौर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा स्ट्रैटिफाइड, ज्यादा रिचुअलिस्टिक समाज बन गया। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसा हमने कहा था चैप्टर के आखिरी में जो सवाल दिए हैं उन पर थोड़ी बात कर लें ताकि कॉन्सेप्ट्स और पक्के हो जाएं। मान लीजिए पहला सवाल है, प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करें। तो इसका जवाब कैसे देंगे? हम कहेंगे कि अर्ली वैदिक में जन था, कबीला, राजा की पावर लिमिटेड थी, सभा समिति जरूरी थी। हाँ। जबकि लेटर वैदिक में जनपद आ गए, यानी टेरिटोरियल स्टेट। राजा की ताकत बढ़ी, अश्वमेध जैसे यज्ञों से। सभा समिति का रोल कम हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स सिस्टम ज्यादा डेवलप हो गया। और इसमें वो कीवर्ड्स डालने होंगे, राजन, सभा, समिति, जन, ग्रामणी, विषयपति, जनपद, अश्वमेध, राजसूय, बलि, भाग, ये सब। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल हो सकता है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्यों कठोर हो गई? इसका जवाब थोड़ा मल्टी लेयर्ड होगा। बताना पड़ेगा कि खेती बढ़ी, लोग सेटल हुए, जमीन इंपोर्टेंट हो गई। लोहे का इस्तेमाल? हाँ, लोहे से सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, जिससे नॉन प्रोड्यूसिंग क्लास को सपोर्ट मिला। आबादी बढ़ी, समाज कॉम्प्लेक्स हुआ। यज्ञ और कर्मकांड बढ़े तो ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ा, जिन्होंने सोशल रूल्स बनाए। इन सब ने मिलकर वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित और कठोर बना दिया। ठीक है। और अगर सवाल महिलाओं की स्थिति पर हो, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें, तो यहाँ दोनों पीरियड का फर्क बताना जरूरी है। अर्ली वैदिक में बेहतर थीं, एजुकेशन, रिचुअल्स, सभा में भागीदारी के राइट्स थे, लोपामुद्रा, घोषा का नाम। लेटर वैदिक में गिरावट आई, पॉलिटिकल राइट्स गए, एजुकेशन लिमिटेड, बाल विवाह शुरू, मर्दों के अधीन माना जाने लगा। ऐतरेय ब्राह्मण का रेफरेंस। बहुत बढ़िया। तो सवालों का जवाब देते वक्त फैक्ट्स के साथ साथ वजह और बदलाव पर फोकस करना है। अच्छा, तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? मेन पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, निचोड़ ये है कि वैदिक काल कोई ठहरावा वक्त नहीं था, इसमें जबरदस्त बदलाव आए। अर्ली वैदिक का जो सीधा साधा कबीलाई, ज्यादातर पशुपालक समाज था, वो धीरे धीरे लेटर वैदिक के ज्यादा कॉम्प्लेक्स, खेती पर आधारित, राज्य वाले और पक्की वर्ण व्यवस्था वाले समाज में बदल गया। और अगर एग्जाम के नजरिए से देखें, खासकर प्रीलिम्स के लिए, तो क्या चीजें याद रखनी है? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और हाँ, एपिक्स, रामायण, महाभारत भी इसी बैकग्राउंड से जुड़े हैं। अर्ली वैदिक, जन, राजन, सभा, समिति, ग्रामणी, विषु, गविष्टि, अघन्या, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, यव, अयस, तांबा, कांसा। लेटर वैदिक, जनपद, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गोत्र, प्रजापति, विष्णु, रुद्र, खेती का बढ़ना, व्रीहि, चावल, श्याम अयस, कृष्ण अयस, लोहा, PGW। ये तो वे फैक्ट्स, और मेंस के लिए क्या गहरी समझ चाहिए? मेंस इनसाइट्स। ये स्टडी हमें भारत में कास्ट सिस्टम की जड़ें समझने में मदद करती है। कैसे काम पर आधारित डिवीजन जन्म पर आधारित पक्की व्यवस्था बन गया। ये भारत में स्टेट फॉर्मेशन का शुरुआती दौर दिखाता है,
कबीलों से रीजनल किंगडम्स कैसे बने। ये धार्मिक सोच और रीति रिवाजों का विकास दिखाता है, नेचर वर्शिप से त्रिदेव और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स तक, और साथ ही उपनिषदों का फिलॉसफिकल थॉट। और सबसे ज़रूरी, ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, लोहा और इकोनॉमी, खेती में बदलाव समाज, वर्ण, औरतें और राजनीति, राजा की पावर को गहराई से बदल सकते हैं। तो आज हमने वैदिक संस्कृति पर यह गहरी बातचीत की। तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 3 के आधार पर हमने देखा कि कैसे करीब 1000 साल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के एक हिस्से में समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म सब कुछ कितना बदल गया। हाँ, और ये सोचना कितना फैसिनेटिंग है कि कैसे एक धातु, लोहा और खेती के प्रसार ने न सिर्फ जीने का तरीका बदला, बल्कि समाज के पूरे ताने बाने को, पावर इक्वेशंस को और शायद हमारे सोचने के ढंग को भी बदल दिया। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। आज हम 21वीं सदी में हैं, पर वैदिक काल में जो सामाजिक ढांचे, जो मान्यताएं, जो संस्थाएं बनी, खासकर वर्ण या जाति व्यवस्था या कुछ धार्मिक परंपराएं, वो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भारतीय समाज पर असर डालती दिखती हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि हजारों साल पुरानी ये चीजें आज भी कितनी रिलेवेंट हैं और उनके असर के क्या रूप हैं, इस पर सोचेगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, इसी तरह की गहरी बातचीत के लिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.